सर्कल का क्या होगा? रेडियस। इन्होंने बोला इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैपिटल टी, मतलब ये जो प्लैनेट है ये जब सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा वो टाइम कैपिटल टी है। क्या है? तो देखिए कैपिटल टी डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? नंबर 1 रेडियस, रेडियस किसकी? ऑर्बिट की। नंबर 2 मास ऑफ द सन, जिसमें ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल वैल्यू इसका बहुत ज्यादा है। और नंबर 3 द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। इन 3 एलिमेंट पर क्या डिपेंड करता है? टाइम पीरियड। किसका टाइम पीरियड? उस प्लैनेट का जो घूमने का समय है, जो रिवॉल्व करने का समय है, द टाइम दैट प्लैनेट इज टेकिंग टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, दैट इज कैपिटल टी। और ये डिपेंडेंसी है 3 फैक्टर्स पे। कितने फैक्टर्स पे? देयर आर 3 फैक्टर्स। इसके बाद इन्होंने बोला है आपको एक एक्सप्रेशन प्रूव करना है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और एक फॉर्मूला डिराइव करना है। और 2 पाई को क्या ले लेना है? कांस्टेंट। क्या ले लेना है? तो सबसे पहले तो आपने डिपेंडेंसी को शो करना है। तो यू विल सी हियर कि यहां पर क्या है आपके पास, ध्यान दो बेटा, टाइम पीरियड कितना दिया है? कैपिटल टी। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी फर्स्ट एलिमेंट क्या है? रेडियस आर, रेडियस आर। इस पे पावर कितनी लगाओगे? ए लगा दो, आर पावर ए। डायमेंशनल एनालिसिस में यही करते हैं अपन। सेकंड जो तुम्हें रिलेशन दिया है इसी टाइम पीरियड का, ये डिपेंडेंसी किस पर दी है? मास पे। किसके मास पे? सन के मास पे। तो मास, मास को किससे बताते हैं? m से। इसकी पावर कितनी चढ़ा दो? b। थर्ड डिपेंडेंसी तुम्हारी किसमें दी है? सेम टाइम पीरियड की, किसके साथ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g के साथ। 9th क्लास में था ग्रेविटी, ग्रेविटी को स्मॉल g से बताते हो और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से बताते हो। तो कैपिटल G की पावर आप कितनी ले लीजिए? लेट अस अज्यूम इट इज c। ये जो पावर्स होती हैं ये डायमेंशंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? और इस पर जब आप एनालिसिस करते हैं तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या बोलते हैं? तो कंबाइंड फॉर्म में यू कैन से दैट जो t बनेगा बेटा तुम्हारा, उसको तीनों को कंबाइन कर दो, जल्दी से कंबाइन करके लिख लो। कितना बनेगा? t इज प्रोपोर्शनल टू r पावर a, m पावर b, g पावर c। हाँ है ना? प्रोपोर्शनैलिटी के साथ कोई भी मैथमेटिकल एलिमेंट अपन सॉल्व नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनैलिटी हटानी पड़ेगी। तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उसको k बोल दो या c बोल दो। अब c यहां ऑलरेडी लिए हुए हो, डोंट पुट दैट c एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, उसको कोई दूसरा अल्फाबेट दो। तो यू विल से t इज इक्वल टू k r पावर a, m पावर b, g पावर c। नोट करते जाओ साथ में पैरेलली। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज द पैटर्न। जो भी आपको रिलेशन दिए रहेगा पहले तो उसको ऐसे लाना है। अभी इसमें आप देखो बेटा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड है और इस तरफ राइट हैंड साइड है। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। हाँ है ना? डायमेंशनल एक्यूरेसी में कोई भी फॉर्मूले को प्रूव करते वक्त ये दोनों साइड की डायमेंशन कैसी होना चाहिए? इक्वल। Those who have attended the class they know। जिन्होंने नहीं किया है वो ये समझ लो, whenever you are doing a dimensional analysis both the sides dimension should be equal। अभी आप ये बताओ, ये t क्या है तुम्हारे पास? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड में डायमेंशन क्या होती है? t होती है। सेकंड में आता है, आवर्स में आ सकता है, ईयर्स में आ सकता है, डिकेड्स में आ सकता है, मिलेनियम में आ सकता है, सेंचुरीज में टाइम पीरियड हो सकता है। पर जब भी अपन ने जो फंडामेंटल यूनिट देखी थी उसमें टाइम पीरियड की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल टी। बॉक्स में लिखिए
और इसकी पावर कितनी है 1, एक ही टी है ना भाई, टी स्क्वायर होता तो 2 पावर होती तुम्हारे पास। अच्छा दूसरी तरफ की बात करते हैं, जब भी अपन एनालिसिस चालू करते हैं तो इस कांस्टेंट को नहीं लेते हैं, अपन सिर्फ इनको लिखेंगे। आर क्या है बेटा तुम्हारे पास, रेडियस। रेडियस इज अ काइंड ऑफ डिस्टेंस, एक दूरी है। रेडियस क्या है, डिस्टेंस। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल एल। तो रेडियस की जगह बेटा आप लिख दो इक्वल टू लगाओ, कैपिटल एल बॉक्स में ऐसा लिखा करो और पावर में ए, हाँ है ना। एम, व्हाट इज एम, मास। मास को किससे बताते हैं, कैपिटल एम से। डायमेंशनल फॉर्मूला मास का क्या है, एम एल टी, ऐसे ही तो चलता है। तो मास की जगह आप क्या लिखोगे, कैपिटल एम, पावर कितना, बी। अब ये जी आ रहा है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको अब निकाल के यहां रखना पड़ेगा। तो आप बताओ, एक था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 9th क्लास में पढ़ा था आपने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो ग्रेविटेशनल लॉ क्या बताता था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है F, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, दो मासेस के मल्टीप्लिकेशन के। दैट मींस m1 इंटू m2। और इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर से। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन 9th क्लास में था, फिर से बता दे रहा हूं। फोर्स जो होगा किसी भी दो मास के बीच लगने वाला फोर्स, वो उन्हीं दो मासेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच की डिस्टेंस के। एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग ईच अदर इन द यूनिवर्स। हर किसी बॉडी में एक ग्रेविटेशन है, क्या है ना, उसी से बना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने सुना भी होगा ये नाम बहुत बार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। शाहरुख खान ने भी बोला था, शिद्दत से चाहो तो कायनात में लाने में लग जाती। संदीप माहेश्वरी भी देकर गए यूट्यूब के मोटिवेशनल स्पीकर जो है, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पर ये बहुत पहले निकल चुका है, ये अभी की कोई खोज नहीं है कि शाहरुख खान खोजो या माहेश्वरी जी खोजो। ये खोज पहले की है, न्यूटन की। इन्होंने बोला कोई भी दो बॉडी आप ले लो, वो दोनों एक समय बाद क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, एक समय बाद वो स्टिक हो जाएंगी, चाहे वो लिविंग बॉडीज हो या नॉन लिविंग हो। अब लिविंग बॉडीज कितना जी पाती है, 100 साल, बहुत कम समय है। मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद वो एक साथ आ जाती हैं। अब लिविंग बॉडी आफ्टर बिकमिंग द डेड बॉडी, वो और कितना सरवाइव करेगी, 100 साल, और हड्डियों को गलने में उतना ही तो समय लगेगा, उससे ऊपर तो नहीं लगेगा। यदि दफनाया जाए तो, जलाया जाए तो वैसे भी वो खत्म हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो बेसिकली आप 100-200 ईयर्स से ज्यादा आपकी बोन्स भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, यदि वो बिल्कुल प्रोटेक्शन में ना दब गई हो, जैसे डायनासोर्स की हो गई थी, उनकी बोन्स भी बड़ी थी तो अभी तक मिलती हैं। तो बात अपन ये कर रहे हैं कि जितने भी तुम देखोगे पहाड़ वगैरह बने हैं या हमारी अर्थ का जो एग्जिस्टेंस आया है, ये सब मिलने से ही तो बना है। तुमको क्या लगता, पहाड़ ऊंचाई पे थे, खोद खोद के अपन लोग यहां तक आ गए। हिमालय कैसे खड़ा हुआ है, नीचे की प्लेट्स क्या हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, तो ऊंचाई बढ़ रही है। अभी भी बढ़ रही है हिमालय की ऊंचाई, अब पता कर लेना, कुछ mm हर 10 साल में बढ़ जाती है। बात ये हो रही है कि एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग ईच अदर। जिसमें ज्यादा ग्रेविटेशन है वो तो अट्रैक्ट कर ही रही है। हमारी अर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, सन। मून को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ। तुम दोनों बैठे हो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। जो बॉडीज हैव इनर्शिया, अट्रैक्शन को हमेशा फिजिक्स के वे में लो, इनर्शिया वाला अट्रैक्शन। तो मैं मत सोचो दोस्ती वाला अट्रैक्शन, वो इमोशनल अट्रैक्शन होता है। अभी यहां पर जब हम बात करें, दो मास यदि तुम्हारे पास रखे हुए हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये दोनों मास का वो देखो अभी से अट्रैक्शन, हाथ चलने लगा उसका। तो ये मास को तुम कितना मान लो, m1, इसको क्या मानो, m2। ध्यान से देख लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, r। तो ये दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दूरी जितनी कम होगी अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और ये दूरी जितनी ज्यादा होगी अट्रैक्शन उतना
कम होगा, इसलिए दूरी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर किस में रखा हुआ है? रेसिप्रोकल में। किस में रखा हुआ है? इसको रेसिप्रोकल बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन। अब जब तुम यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, दिस विल बी F इज इक्वल टू कैपिटल G, जो तुमको यहां पर दिया है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और साथ में क्या बनेगा? m1 m2 अपॉन, अभी ध्यान दो, ये G का डायमेंशन तुमको चाहिए है, तो इस R को क्या कर दो? क्रॉस ट्रांसफर, और m1 m2 को कहां पर ले आओ? नीचे। तो तुम्हारे पास ऐसा बनेगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में क्या? m1 m2 इज इक्वल टू क्या? G। तो यहां से तुम बेटा G का डायमेंशन पता, डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर सकते हो जो यहां रखोगे। अभी ध्यान से बताओ, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? रखो यहां पे बेटा, ml t-2, ये फोर्स की जगह, r स्क्वायर इज अ डिस्टेंस, तो इसका होगा l स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 मास, m इंटू m मतलब m स्क्वायर। अभी एक m से एक m क्या हो जाएगा? कैंसिल, l स्क्वायर और l पावर 1 मिला के क्या बनाएगा? l क्यूब। और ये जो नीचे का m है, ये ऊपर स्विच मारेगा तो m पावर -1 आएगा। तो यू विल हैव m-1 l क्यूब, और साथ में क्या है? t-2। बेटा दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G, which you will put here in place of G. Now what you will do? आप क्या करेंगे? यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला m-1 l क्यूब और t-2, ब्रैकेट के बाहर ऊपर में क्या लिखेंगे? C। नोट करते जाओ जल्दी, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो मिटाना पड़ेगा। आप याद कर सकते हो तो यही है, निकालोगे भी तो यही मिलना है, सेम ही रहेगा। G का हमेशा यही रहेगा, m-1 l क्यूब t-2। याद रहेगा तो बहुत अच्छा है बेटा, शो नहीं करना है फिर, और यदि याद ना रहे तो ऐसे निकाल सकते हो। Now see here everyone, after this आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करिए तो आप देखेंगे यहाँ पे L पावर कितना है? A, M पावर कितना है? B, यहां से M पावर -1 कितना है? C, तो -C, L पावर 3C, बातें नहीं, L पावर 3C और T पावर -2C। ये पावर C ओपन की सबकी पावर के साथ। अभी M वाले कितने हैं, L वाले कितने हैं, T वाले कितने हैं? देखो L वाला एक ये है, L पावर है, और L पावर कितनी है? 3C। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। अच्छा M का देखो, एक M ये है, एक M ये है, तो बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? ऐड। तो तुम्हारे पास M का पावर कितना बनेगा? M का B -C, L का कितना बनेगा? A + 3C, और T का एक ही है तो T पावर -2C, और यहां T पावर कितना है? 1 है ना। अब यहां भी M और L लिख दो, बस पावर में कितना रख देना? 0। M पावर 0 और M पावर कितना? B -C। दैट मीन्स M का पावर 0 इक्वेट किससे होगा? B -C। So what you will do? You will write B -C is equal to कितना? 0। L का चेक करो, A + 3C is equal to 0। पावर्स को कंपेयर करो, और थर्ड वाला चेक करो, 1 is equal to -2C, टाइम का पावर, तो -2C is equal to कितना होगा? 1। सबसे इजीली तुम किसका वैल्यू निकाल सकते हो? C का। तो यहां से आपके पास C का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/2, हाँ या ना।
ये c का वैल्यू तुम यहां रख दो तो b का आ जाएगा कितना 1/2। b मिल गया, c मिल गया, यहां पर तुम अब c रख दो तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। a प्लस 3, c कितना आया था तो -1/2 इज इक्वल टू कितना 0। -3/2 उस तरफ गया तो कितना बना लिया +3/2। तो a का वैल्यू कितना आ गया, अभी देखो वेरी क्लोज टू द आंसर। आपके पास ABC मिल गया है, आपने उसको सीधे सीधे कहां रखना है इस इक्वेशन में। तो यहां से मैं इरेज कर रहा हूं, अभी आप यहां पर रखिए। तो देखिए यहां पे t इज इक्वल टू k, तो k है बेटा, कांस्टेंट को बुक में क्या बोला है 2 पाई लेना है, कितना लेना है r पावर a, r पावर 3/2, हाँ है ना। इसके बाद आपके पास m पावर कितना है b, तो m पावर कितना हो गया -1/2 और g पावर c, दैट मीन्स c कितना है 1 -1/2, g पावर -1/2। ये 1/2 ऊपर है तो कहां जाएंगे नीचे। तो यू विल हैव t इज इक्वल टू 2 पाई r पावर 3/2 डिवाइड बाय m इंटू जी पावर कितना 1/2, होल में लगा दो, हाँ है ना। 1/2 होल पे लगा दिया, mg नीचे आया। अभी देखो ध्यान से, r को अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई r पावर 3 मल्टीप्लाई, नहीं कैसा लिखा जा सकता और बताओ, इंटू 1/2, हाँ है ना। 3/2 को ऐसा लिखा जा सकता है डिवाइड बाय mg पावर कितना है 1/2, हाँ है ना। इतने बताओ कोई डाउट है जल्दी। तो अभी आप देखिए क्या हो रहा है, 1/2 होल में लिखा जा सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में भी है, और तो यू विल हैव 2 पाई r क्यूब बाय कितना mg होल पावर कितना 1/2, दैट मीन्स 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाय कितना mg। t बोला था ना t को किसके फॉर्म में लाना है r क्यूब, पर स्क्वायर को लाना है। यदि ये रूट यहां से हटाओगे तो यहां क्या चढ़ेगा आएगा स्क्वायर, रूट हटाने पे क्या होता है, या फिर आप रिवर्स कर दो बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा दो, तो यहां पे भी अब तुम क्या लगा दो स्क्वायर, और यहां पे भी क्या लगा दो स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल। तो ये 2 पाई का कितना हो जाएगा 4 पाई, तो यू विल हैव टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4 पाई r क्यूब बाय mg, r क्यूब बाय 2 पाई को कांस्टेंट लेना था बोला था, तो कांस्टेंट को मान लो अपन ने c ले लिया, 2 पाई को कितना मान लिया, तो c का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये 2 पाई का स्क्वायर को 4 पाई लिखा है, तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 पाई का क्या होल स्क्वायर, 2 पाई का, इसको तुम k भी मान सकते थे, यहाँ पे क्या मान सकते थे, प्रोपोर्शनैलिटी चल रही थी ना, प्रोपोर्शनैलिटी, तो इसको k भी मान सकते हो। तो यू विल हैव टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना k स्क्वायर और साथ में कितना r क्यूब बाय। अब आप देखो बेटा मास फिक्स है, किसी सन का मास क्या है फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी क्या है फिक्स है, और यहां पर क्या है डिस्टेंस, ऑर्बिट में प्लैनेट डिस्टेंस ले रहा है, तो ऑर्बिटल डिस्टेंस अप्रॉक्स एलिप्टिकल शेप में हो सकती है, कभी कम हो सकती है और कहीं थोड़ी, दैट मीन्स टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी किस में आ रही है r क्यूब में, k स्क्वायर भी कांस्टेंट है, तो यू विल से t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट r क्यूब। समझ में आई बात। तो ये वो चीज थी जो क्वेश्चन में पूछी गई है, और ये वो फॉर्मूला है जो फाइनली यहां पर पूछा गया था, ये वाला t के फॉर्म में, इसको आप नोट कर लो। सो रिवाइज दिस थिंग पॉजिटिवली, है ना, रिवाइज कर लेना।